में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर यानी आरबीआई के जो एमपीसी आउटकम के साथ खत्म हुआ। सरप्राइज आरबीआई की तरफ से आया, जहां पर अनुमान था कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन बढ़ोतरी नहीं हुई और आरबीआई ने यथास्थिति बरकरार रखी, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों ने एक स्पाइक जरूर लिया। लेकिन अब वो स्पाइक सस्टेन क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह पहला तो मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो रेजिस्टेंस बाजार देख रहा है। अब फ्राइडे का दिन है, कोई अपनी पोजीशंस क्यों रेजिस्टेंस के ऊपर ले आके खड़ा करेगा, तो इसलिए भी वहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट्स आके बंद हुए। दूसरा, बहुत मिक्स कमेंट्री थी। कमेंट्री वाइज इन्फ्लेशन अभी भी हायर साइड पर है, ग्रोथ स्लो है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक तरफ अच्छे ऑप्टिमिस्टिक बात, एक तरफ थोड़ा सा पैसिमिस्ट। सो मार्केट अभी और स्केप्टिकल है। प्लस आप अगले हफ्ते से अर्निंग्स में एंटर करने जा रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिगर बनेगा। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बाजार ने अभी क्रूशली वॉच किया, लेकिन हम रेजिस्टेंस साइड पर हैं मार्केट्स में, इसको आप ना भूलिएगा। और शायद इसीलिए बाजार अब यहाँ से थोड़ा कंजर्वेटिव या कॉशियस होने का समय है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही आप पेसिमिस्ट हो जाए, बट कॉशियस स्टांस आप ज़रूर मेंटेन रखें। जो अच्छे स्टॉक आप एक्यूमुलेट कर रहे थे और आपके भाव से ऊपर चले गए हैं, वेट एंड वॉच, फिर वो नीचे आए फिर आप एंटर करिए, इस तरह की रणनीति रखिएगा। या अपना अगर आप मनी डिप्लॉय कर रहे हैं तो 100 का कुछ हिस्सा डिप्लॉय करिए, ज़्यादा बेटर है। मार्केट में अदरवाइज आज मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग थी, अदरवाइज आज आईटी थोड़ा बहुत पुल बैक में था, अदरवाइज आज बैंक्स चले थे, लोअर लेवल से कुछ मूव वहाँ पर आया था। कमेंट्री वाइज डीमार्ट के नंबर्स आए, यानी Q2 अपडेट आया, टाटा स्टील का Q2 अपडेट आया। आज शुगर हाईलाइट में था, पूरा शुगर आज तेज़ी के साथ काम काज कर रहा था। डिफेंस में सिलेक्टिव कंपनियों में खरीदारी थी, ऑर्डर का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। पीएसयू में कुछ कुछ बाइंग थी। ऐसे मिले जुले से मूव के साथ आज इंडेक्स काम काज करता हुआ, लेकिन एक लैक क्लस्टर ट्रेड, क्योंकि कल छुट्टी एक्सटेंडेड वीकेंड है, सो इसलिए मार्केट ऐसे रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। कल के लिए माफ़ी जिनसे वो एल&टी इन्फोटेक और एल&टी माइंडट्री इनको लेकर मैं गलत टिप्पणी कर गया था, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब शुरुआत करता हूँ मैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले की। कहाँ गया आज का वीडियो? सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अरे फिर से एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री सर, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री के लिए जब तक कंसोलिडेशन पूरा नहीं होता, तब तक आप जस्ट वेट एंड वॉच इज अ बेटर ऑप्शन। आप क्वालिटी ऑफ असेट इज नॉट बैड, ये कंपनी खराब नहीं है, ये ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब बढ़िया है, लेकिन जो भी कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन दिखे उससे कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। हर तरह का, बीट स्प्लिट, बीट बोनस, बीट राइट इशू, बीट बायबैक और बीट मर्जर्स और एक्विजिशंस, उसके बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाता है अपनी चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप में पेशेंस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसकी उस ड्यूरेशन से, तो आप आराम से बने रहिए। लेकिन अगर आपको उस ड्यूरेशन से इशू होगा तो आप अवॉइड कर दीजिए। नया पोजीशन लेना है, थोड़े दिन बाद ले लीजिएगा, वो एक आध क्वार्टर निकल जाए उसके बाद, तब ज़्यादा बेटर है, नीचे मिल जाएगा तो। लेकिन अभी के लिए जब तक आप वेट कर लीजिए, जब तक ये दोनों का मर्जर पूरा नहीं होता। एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, LTIM की मैं बात कर रहा हूँ। सर, कैन वी एग्जिट HDFC AMC एंड HDFC लाइफ एंड ट्रांसफर मनी टू HDFC बैंक? निक सर, लॉस कर कर निकल कर इस उम्मीद में कि उसमें प्रॉफिट करेंगे, वो भी एक ही ग्रुप की कंपनी में, का औचित्य थोड़ा गलत लगता है मुझे। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों कंपनियां खराब हैं। AMC बिजनेस की मेगा कंपनी है HDFC, और लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट की। सो दोनों के बिजनेस तो अच्छे हैं, स्टॉक नहीं चल रहा है, डिफरेंट थिंग। 1 2, अगर आपको लगता है कि आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो इसका एक और बेटर ऑप्शन ये नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा करके HDFC बैंक की पोजीशन अदरवाइज बढ़ाते रहें और इनकी पोजीशन को यथास्थिति में छोड़ दें। जैसे ही आपको कोई अच्छा प्रॉपर ऐप टाइम लगे, जब आपकी कॉस्ट के आसपास हो, थोड़ा ऊपर हो, तब निकलना ज़्यादा बेटर नहीं है। इंस्टेड आपका लॉस वहाँ से भी कवर हो जाएगा और यहाँ से भी। ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनियां हैं लाइक वोडाफोन, लाइक नाइक, मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस मेकिंग, जैसे कि नाइका, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि जोमेटो, जैसे कि वोडाफोन, या बहुत हाई डेट बेस्ड कंपनियां हैं, ऐसा भी नहीं है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, इट इज़ जस्ट वैल्यूएशन पार्ट महंगा है।
विद टाइम सस्ता हो जाएगा अगर ये ग्रोथ दिखाते रहे प्रॉफिट में तो। सो वेट एंड वॉच इसमें, और जो नई पूंजी आप डिप्लॉय करना चाहते हैं वो आप HDFC बैंक में कर लीजिए। बट टू मच एक्सपोजर टू वन ग्रुप इज नॉट गुड, तो आप उसको भी एक बार को ध्यान रखिएगा। हर चीज़ को एक कैलकुलेटेड वे में अपने पास रखिए, जिसमें आप टू बिग टू फेल जैसे जगहों पर भी अगर फेलियर आ गया तो फिर क्या होगा। सो थोड़ा सा उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन HDFC बैंक इज़ अ गुड ग्रुप, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन टू मच एक्सपोजर भी मत रखिएगा इस ग्रुप में। ओके, प्लीज सजेस्ट सम बैंक लाइकली सिंपल कंपेरेटिवली बैंक ऑफ बड़ौदा। सर पटेल साहब, अगर आप लाइकली सिमिलर ढूंढ रहे हैं PSU, देन SBI इज द बेस्ट वन। SBI इसलिए नहीं बेस्ट है कि SBI एमंग PSU सबसे अच्छा नंबर दे रहा है, वो तो एक वजह है ही। SBI ने विद टाइम बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए हैं, जिसमें SBBM, SBBT, ट्रैवनकोर, मैसूर, जयपुर, BJ, ये सब इनके अंदर मर्ज हुए हैं, तो उनके नंबर्स आने शुरू हो गए। प्लस अभी भी SBI के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हैं यस बैंक जैसे बैंक्स के अंदर, तो वो भी इनके लिए हैं। प्लस इनकी लिस्टेड सब्सिडरीज भी हैं, SBI लाइफ, SBI कार्ड्स, और मतलब नंबर्स में सच में इंप्रूवमेंट है SBI की फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट है। योनो ऐप को देख के लगता है ये चीज़। सो अमंग ऑल दे आर बेटर वन। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो फिर प्राइवेट में तो 5 नाम हैं जो बेस्ट है, जिनमें आप जा सकते हो फॉर अ सेफर बेट। कोटक इज़ अगेन अ वेरी गुड बैंक, क्योंकि किसी जानकार से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बात मुझे मेंशन की थी कि ICICI बैंक की सारी सब्सिडरीज लिस्टेड है, मेजर सिक्योरिटीज़, लोम्बार्ड, प्रूडेंशियल, लेकिन कोटक की कोई भी सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है। इनके सारे कारोबार इनके अंदर आते हैं, सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। तो अगर कभी इन्होंने वैल्यू अनलॉकिंग की तो क्या सिचुएशन होगी, 1 2, अगर वैल्यू अनलॉकिंग नहीं भी की और ये मान लीजिए कि ICICI का हाफ बेस भी है इनका, तो ICICI के बैंक प्लस ऑल सिक्योरिटीज लिस्टेड को जोड़ के हाफ कर लीजिए तो कोटक की वैल्यू निकल आए, तो भी कोटक अंडर वैल्यूड है। सो ये किसी जानकार ने मुझे एक तरीका मोटा मोटा बताया था। सो आप ऐसे अगर देखना चाहोगे तो एक बार को कोटक अंडर वैल्यूड दिखता है। बट PSU बैंकिंग में आपकी बेट जब भी होगी, आप यही ध्यान रखिएगा कि वो मोमेंटम बेट होगी। PSU बैंकिंग में SBI के अलावा कोई ऐसा बैंक नहीं, इसको सिक्योलर आप होल्ड कर सकते हो। सो इसके हिसाब से आप कॉल लेना। बाकी मोमेंटम के लिए PNB अच्छा है, BOB अच्छा है, BOI अच्छा है, वो आप देख सकते हो। बस समय समय पर इनमें प्रॉफिट लेते रहना। ओके, हनीवेल फॉर लॉन्ग टर्म। दीक्षित सर, वैसे तो ये मतलब पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की, टाटा हनीवेल के नाम से, बट कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले तो डिविडेंड नहीं पे ऑफ करती थी, अब पता नहीं देती है कि नहीं। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, इक्विटी बेस छोटा है क्योंकि, तो आप होल्ड कर सकते हो। वैसे तो इसमें कोई इशू नहीं, मल्टीनेशनल जाइंट्स है। बट अगर इस तरह की कैलिबर किसी कंपनी में आप ढूंढ रहे हो और आपको लगता है कि आप होल्ड करना चाहते हो इस तरह के टिकट साइज का, तो बॉश कैन ऑल्सो बी अ गुड स्टॉक। नेस्ले, बॉश, ये भी अच्छे स्टॉक्स हैं, इनको भी आप देख सकते हो। हनीवेल के सामने इनमें क्या अंतर है कि एक तो डिविडेंड पे ऑफ है। नेस्ले में आपको 125-100 रुपये डिविडेंड मिल जाया करेगा, बॉश में भी इतना ही मिलता है, 70-75 रुपये। प्लस मतलब बुरे दौर में जब ये शेयर नहीं चलेंगे डिविडेंड तो देंगे एटलीस्ट। प्लस नेस्ले जो है, बॉश जो है, ये ग्लोबली सिर्फ इंडिया में लिस्टेड है, कहीं और लिस्टेड नहीं है। जबकि ये जर्मन जाइंट है, उसके बावजूद इंडिया में लिस्टेड है, सिर्फ इंडिया में। तो कभी डीलिस्टिंग कैंडिडेट बना तो रहेगा ही हमेशा यही वाला। प्लस ग्लोबली कोई भी खबर का असर इसी पर ही होगा, और ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग पर। एंड अगेन पुरानी हिस्ट्री, अच्छी कंपनी है। नेस्ले लाइक वाइज FMCG का थोड़ा महंगा स्टॉक जरूर है, बट अगेन क्योंकि इक्विटी नहीं है किसी के हाथ में, तो कहाँ से इसको महंगे और सस्ते वैल्यूएशन निकालोगे आप। सो ये कुछ क्वालिटी है अदर देन हनीवेल, इनको भी आप रख सकते हो। दो हनीवेल में भी खराबी नहीं है, बट अगेन कि ये थोड़ा डिविडेंड पे ऑफ्स का इशू वहाँ पर आता है, एंड लिक्विडिटी थोड़ी छोटी है। ये इक्विटी छोटी तो लिक्विडिटी कम है, सो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल लेना। तो ये कुछ ऑप्शन इनको आप देख सकते हो। हाउ विल टाटा टेक्नोलॉजी इफेक्ट ऑन टाटा एलेक्सी? टाटा एलेक्सी के ऊपर तो शायद कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कहीं मैंने मेंशन नहीं पढ़ा कि टाटा टेक्नोलॉजीज पे कुछ इफेक्ट आएगा इसका। और मतलब आप इतना बताओ सर, मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इतनी जानकारी तो रखता हूँ कि अगर टाटा को पता है कि उनकी एक आर्म जो कि
ऑटो सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस में है, जो लिस्टेड है, तो टाटा टेक को क्यों लिस्ट कराएंगे वो? तो उनके पास कोई अच्छे रीजंस होंगे ना, कुछ बिजनेस तो अलग होगा ही उससे, तभी तो लिस्ट कराने जा रहे हैं। कोई वैल्यूएशन बाजार देने जा रहा होगा उसको, तो सोच के ही देगा ना मल्टीपल साइज पर। सो पहली चीज़ तो ज़रा डीआरएचपी आने दीजिए, क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, कंपनी के क्या नंबर आता है, क्या आईपीओ आता है, क्या प्राइस बैंड है, क्या बिजनेस है, कौन से पार्ट को ले रहे हैं, कौन क्लाइंट है, ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर ज़्यादा बेटर नहीं है इस पर टिप्पणी करना। अभी से टिप्पणी करने का क्या फ़ायदा जब है वायर है, चीज़ें कुछ पता ही नहीं है। तो अभी से दूर के बारे में सोचना, सामने रखी चीज़ को आप देख नहीं रहे, तो फ़ायदा नहीं, अभी छोड़ दीजिए, जब आएगा समय तब देखा जाएगा। ओके, what is the correct market strategy to invest in share market? Buy stocks at good price and sell partial profit, book your cost when you get good profit. And second, buy stocks for long term and don't sell. Deepak sir, there's no strategy for anyone. Believe me, बाजार में किसी की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी है, सबकी स्ट्रेटजी गलत है और सबकी स्ट्रेटजी सही है। तो जो आपको वीडियोस में बता रहे हैं वो भी, मैं भी, कोई भी गलत है, बाजार में सब गलत है, सब सही है। मार्केट में हर आदमी के पास पूरा राइट है गलत होने का। श्री झुनझुनवाला साहब भी बहुत बारी गलत हुए हैं और बड़े बड़े दिग्गज भी गलत हुए हैं, तो इसमें कोई गलत होने में कोई बुराई नहीं है, गलती सीखना ना सीखने में बुराई है। तो अब पहली बात आती है क्या स्ट्रेटजी सही है। से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने 20 साल के करियर के लिए या बच्चों के लिए शेयर लिए हैं, तो आपका गोल तय है कि वो 20 साल में ही होगा। बच्चे की पढ़ाई 18 साल का बच्चा होगा तब आप शेयर बेचोगे, तो 18 ही में होगा ना, 17 में नहीं होगा, 21 में भी नहीं होगा। तो अगर 18 साल में कोई चीज़ होनी है तो उसके लिए डिसाइडेड चीज़ के लिए आप अपने शेयर 18 साल के लिए रखो, क्वालिटी कंपनी रखो, वो कंपनी रखो जो आपको लगता है कि 18 साल तक रहेंगे, स्वरूप कुछ भी हो। 18 साल पहले भी टीसीएस था, इन्फोसिस था, एचडीएफसी बैंक था, एशियन पेंट था, बर्जर पेंट था, पीडीलाइट था, ये सब थे, तो 18 साल तक ये शायद रहेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, एटलीस्ट उनके कंपैरिजन में जो अभी आया। आप जोमेटो या पेटीएम या नायका, इनके ऊपर अगर बेट कर सकते हो कि 18 साल रहेंगे या नहीं, तो थोड़ा कहना मुश्किल है कंपेरेटिवली उनके जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं सालों से, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। सो उन शेयरों को आप 18 साल के लिए रख सकते हो। उनके रिटर्न थोड़े ऊपर नीचे होंगे, आप कहोगे वो मल्टी बैगर नहीं बनेंगे, हु नोस, किसी को नहीं पता कि वो मल्टी बैगर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या पता बन जाए, क्या पता नहीं बने, नहीं भी बनेंगे तो 10-15% रिटर्न देंगे, इतना तो हमेशा करते आए, आगे भी करेंगे। तो 10-15% रिटर्न अगर 5 साल मिलता है तो पैसा आपका वैसे ही 3 गुना कर दिया उसने, डबल तो क्या 3 गुना हो गया, तो मल्टी बैगर और क्या चाहिए आपको। तो 18 साल के लिए आप इनको रख सकते हो। तो पहली पार्ट तो ये, तो उनके लिए क्लियर है कि बच्चों का फ्यूचर है, उनको देके जाना है, ये लिजेसी है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सेकेंड कम्स उनके लिए जो आपको लगता है कि नहीं, मेरे घर के प्लानिंग के लिए या मेरी गाड़ी की प्लानिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए मैंने लिया है, तो ऑब्वियसली बात है जब आपने वो प्लान बना ही रखा तो उसके लिए लोगे ना, जिस दिन वो पैसा प्लान आया उस दिन आपने बेच दिया। जब ज़रूरत आती है तो सर पैसा किसी भी तरह का हो, उसे बेचा ही जाएगा ना। तो पैसे का अल्टीमेट यूज़ तो ज़रूरत ही है, और ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई भी पैसा हो। तो दोनों स्ट्रेटजी गलत नहीं है। टाइम टाइम पर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहो, कैपिटल फ्री करते रहो, ज़रूरी है, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि मेरा पैसा चला गया और आपका कैपिटल बच गया। आपको मार्केट के वो जो बैड टेस्ट होते हैं जो नए निवेशकों को मिले हैं 2020-22 वालों को, वो ना मिले। वन, आप गाली ना दो बाजार को कि ये बहुत बुरी जगह है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं है। दूसरा, आप जब वहाँ से पैसा निकाल लोगे तो आप अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करके रखो, असेट ओन कर रहे हो, जैसे गोल्ड ओन करते हैं लोग, जैसे लैंड ओन करते हैं लोग, जैसे फ्लैट्स ओन करते हैं, वैसे आपने शेयर ओन कर रखे हैं। एंड इट्स अ गुड बिजनेस जिसके अंदर आपने पैसा डाला, यू आर इक्वली अ शेयर होल्डर लाइक प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। थोड़े छोटे ही सही, लेकिन हो तो डिविडेंड दे रही है ना, कुछ ले तो नहीं रही, तो आप उनको रखा रहने दो, वैसे वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी, ऐसे वैसे भी बच जाएंगे। तो दोनों ही का एक ब्लेंड बना लो, उसमें गोल्ड भी ऐड कर लो, उसमें म्यूचुअल फंड भी ऐड कर लो और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लो, सिंपल। वेदांता पर व्यू, डिविडेंड हैज गॉन डाउन। ऑब्वियसली बात है धवन सर, कितना डिविडेंड लोगे आप, 100 रुपये डिविडेंड मिल गया और 100 रुपये डिविडेंड देने के बाद 5वां डिविडेंड था, शेयर नीचे भी ना, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको डिविडेंड दे रहे तो डिविडेंड शेयर में तो एडजस्ट होगा, हो रहा है एडजस्ट, उसमें क्या है। और वैसे भी किसी भी मेटल में आप चाहे वेदांता हो या टाटा स्टील हो या हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान जिंक वेदांता को अलग रख लीजिए, बाकियों को अलग रख दीजिए, बाकियों में साइक्लिकल मूव आता है, इन दोनों में डिविडेंड का मूव है। जिस दिन तक हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड दे रहा है, वेदांता भी बांट रहा है, जैसे ही वहाँ से डिविडेंड आना बंद हो जाएगा, केन इंडिया से डिविडेंड आना बंद हो जाएगा, वैसे ही डिविडेंड बांटना भी बंद हो जाएंगे। सो आप ये हमेशा कैश काउ नहीं रहेगी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अगर आपको लगता है कि हमेशा कैश काउ बनी रहेगी तो आई डाउट, क्योंकि मेटल साइकिल घूमी, कैश काउ बंद हो जाएगी, उसमें क्या है, कम हो जाएगी अगर बंद नहीं भी हुई तो। सो डिविडेंड आया है तो डिविडेंड और बोनस और स्प्लिट दे आर गुड टू सम एक्सटेंट, लेकिन उनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी चाहिए होती है और डिविडेंड की वजह भी क्रूशियल है। अब जैसे नेस्ले है
ये उनके डिविडेंड रेगुलर है, या वीएसटी इंडस्ट्री उनके डिविडेंड रेगुलर है, और एकल उनके डिविडेंड रेगुलर है, उनको उनके डिविडेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता साइक्लिकलिटी का, लेकिन वेदांता के डिविडेंड में फर्क पड़ता है साइक्लिकलिटी का, तो बढ़ रहा है इस समय जो आप देख रहे हो। ओके, आपको भी हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यागी साहब का सवाल, विच इज बेस्ट, कैंपस, एक्टिववेयर, इमामी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, लेटेंट व्यू? कैंपस सर, इनमें से अभी तो मतलब क्या ही बोलूं, इमामी इज बेटर, कैंपस थोड़ा महंगा है, नीचे आने के बावजूद ही महंगा है, और लेटेंट और इलेक्ट्रिक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक से अच्छे अच्छे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप क्यों इनमें इतने कोशिश कर रहे हो? सो बेटर ऑप्शंस का वेट कर लो। इवन रिलैक्सो वॉज गुड, 700 रुपये पे, अभी कुछ दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पे ही लोग मुझसे बोलते थे कि वो नीचे आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एग्री, मैं नीचे आ जाएगा, मैं कोई डिनाइल नहीं, लेकिन ख़त्म हो जाएगा पे मुझे डिनाइल है। ऐसे नहीं ख़त्म होती सर चीज़ें जिनका सेटअप 5 लाख फुटवेयर का बना है, टाइम लेता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बैड कंपनीज, दे माइट बी एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस, तो प्राइस एडजस्ट, उसमें क्या है, प्राइस एडजस्ट हो गया, नीचे आ गया, लेकिन ख़त्म हो जाने लायक चीज़ें नहीं है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कल परसों में बोला था कि डी मार्ट 2500 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, फेयर एनफ, आ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी भी वो 100 के मल्टीपल पर है, लेकिन नोबडी कैन प्रिडिक्ट, नीदर आई नॉर एनीवन एल्स। तो चार्ट बोलते हैं और चार्ट बदलते हैं, उनकी चार्ट, मैं डिनाई नहीं करता कि चार्ट स्टडी गलत होती है, लेकिन चार्ट की स्टडी वो होता है ना कि भाव के साथ भावनाएं बदल जाती हैं। सो भाव के साथ भावनाएं सिर्फ टेक्निकल में बदलती हैं, फंडामेंटल में नहीं बदलते। तो आप एक बार अगर नंबर्स अच्छे लग रहे हैं तो एंटर करो, कोई इशू नहीं है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, रिलायंस के बाद कुछ बेहतरीन स्टॉक जिसमें न्यू एंट्री ली जाए? सत्यम जी, जो नीचे मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। इन्फोसिस के केस में भी नंबर्स आने वाले हैं, टेक महिंद्रा इज़ अ गुड बाय, एचसीएल इज़ अनदर गुड बाय कि प्रमोटर्स में एंट्री कर रहे हैं। आप ये रिसेंटली 1 महीने में प्रमोटर ने बहुत माल लिया है मार्च अप्रैल के दौरान, और मैंने कई बार मेंशन भी किया अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग ट्वीट्स में, आप वहाँ पे तलाश सकते हो, वरना बीएससी एक्सचेंज पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ पे ढूंढ लो, जहाँ प्रमोटर एंट्री कर रहा है वहाँ आप एंटर कर सकते हो। बारिंग फ्यू उनकी क्वालिटी आप खुद चेक कर लेना। जैसे शोभा है, उसमें प्रमोटर एंटर कर रहा है, तो आप देख सकते हो शोभा वहाँ से कितना 50-60 रुपये भाग गया जहाँ पे प्रमोटर ने एंट्री की थी। या महाराष्ट्र सीमलेस, वहाँ एंटर किया। बजाज ऑटो वॉज जब इसी प्लेटफॉर्म पे 2600 रुपये पे, 3600 रुपये पे मल्टीपल टाइम मैंने बोला बजाज ऑटो देख लो, 4% डील, 5% डील, 3% डील, तो आज 4100-4200 आ गया था। वो किसी ने बोला भी था मुझे, इसी यूट्यूब के नीचे मैसेज में मैंने पढ़ा था कि बजाज खत्म हो जाएगा, अच्छे एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट बंद हो रहे हैं। कहाँ गए एक्सपोर्ट और कहाँ गए एक्सपोर्ट के बंद होना, 4100 खड़ा आज। सो आप ऐसी कोई क्वालिटी जो नीचे मिल रही हो आप उनको आराम से ऐड करो, कोई इशू नहीं है उसमें। यस बैंक, कार्तिक जी, कोई भी तेजी मिले निकलिए, बेस्ट है इसमें, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, कैसे भी टर्म। IDBI इज अगेन अ स्टोरी लाइक दिस, उसमें भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। सो बेटर है, मैनेजमेंट चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन वो इन्वेस्टर ही है, वो एक्चुअल मैनेजमेंट नहीं है। सो भी जैसे ही यस बैंक में कोई मतलब सिचुएशन बनेगी, पीपल विल एग्जिट, क्योंकि वो बहुत बड़ी इक्विटी का बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ी और बहुत बटी हुई इक्विटी है। इस तरह की बड़ी और बटी हुई इक्विटी के शेयर जल्दी चलते नहीं हैं। फ्यू एग्जांपल्स, IOC, ONGC, वोडाफोन, IOB, यस बैंक, अगेन जोमैटो, ये सब फ्यू बड़ी इक्विटी और बटी हुई इक्विटी के शेयर हैं। 90% इनमें पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास वैल्यू ही नहीं है कुछ भी। मतलब जोमैटो इज़ अ केस या नाइका इज़ अ केस जहाँ पर प्रमोटर इक्विटी छोटी है और पब्लिक इक्विटी ज़्यादा है। पब्लिक इक्विटी मतलब हम लोगों के पास शेयर ज़्यादा है, आम निवेशकों के पास। जब आम निवेशकों के पास ही सारे शेयर है तो किसका ही वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो इसीलिए अवॉइड करिए ऐसे शेयरों को, दूर रहिए उनमें। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड, एंजॉय करिए बढ़िया से। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और वो LNT, इन्फोटेक, LNT, TS के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से एक बार। नमस्कार।